मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में चल रहे विवाद के बीच आज हम बात करेंगे उसके संविधान पर, उसके आइन पर। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज जनता की अदालत में एमएससी में हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की रिटायर्ड शिक्षिका अमरीना सिराज। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि देश भर में, यानी कि देश को तो छोड़ दीजिए, पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में महिलाओं को संविधान में, पार्लियामेंट में और वोट करने का अधिकार है, लेकिन जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी है मैडम, उसमें वोट तक का अधिकार नहीं दिया गया है और बातें बहुत लंबी चौड़ी होती है। हालांकि शिक्षा जगत से जुड़े लोग उस कमेटी में मौजूद हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि करीब 4 दशक बीत गया और आज तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिला है? हाँ, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वोट का अधिकार नहीं मिला, ये तो बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। और हम क्या कहेंगे क्यों नहीं हुआ, ये तो वहाँ के अधिकारी ही जो हैं, एमईसी के पदाधिकारी हैं, वही इसका जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं आज तक महिलाओं को वोटर बनाए। क्योंकि जिस समय यहाँ पर वोटर बन रहा था उस वक्त हम स्कूल में कार्यरत थे, हम रिटायर नहीं किए थे। मेरे मन में ये हो रहा था, मन में आ रही थी बात कि जब हम रिटायर करेंगे तो हम ज़रूर एमईसी में अपना वोटर बनाएंगे, वोटर रहेंगे। तो इत्तेफाक से हम रिटायर करने के पहले ही वोटर सब बन गए। हम तो एक दो से बात भी किया कि हम वोटर कैसे, हम लोग कैसे आएंगे। तो बोले कि महिलाओं का तो वोटर का ही नहीं है। कोई बोले कि ऐसे संविधान बनेगा, अमेंडमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, तब आप लोग वोटर बन सकते हैं। इस क्रम में क्या हुआ कि हम अब कार्यरत थे, इसलिए हम ज़्यादा इन सब के बारे में बोल नहीं सकते थे, इसलिए हम चुपचाप हो गए और वोटर भी बन गए। वोटर बनने के बाद हम रिटायर कर गए। रिटायर कर गए तो फिर हम एक दो से पूछा तो सब लोग यही बोले कि महिलाएं वोटर ही नहीं बनी है, महिला बन सकती है लेकिन नहीं बनी है। तो हमने सवाल किया कि जब महिला वोटर नहीं बन सकती हैं तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? अवेयरनेस फैलाना चाहिए था, जागरूकता लानी चाहिए थी लोगों को। क्योंकि देखिए, हमारा मुआशरा जो है मुस्लिम मुआशरा है। अभी तो लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अभी अवेयरनेस हुआ। अभी एमएससी के बारे में, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के बारे में अभी महिलाओं को इतना नॉलेज नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बना है, हमारे तरक्की के लिए बना है, हमारे तहजीब के बढ़ावा देने के लिए बना है। लेकिन उन लोगों को मालूम ही नहीं है। वो एक तो उन लोगों के जो घरेलू जो माहौल है, उन लोग के जो घर के जो मेल मेंबर होते हैं, वो महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं, वो रोक देंगे, बोलेंगे कि इस समय तुम कहाँ पढ़ोगी लफड़े में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो अपने हकूक़ को, अपने अधिकार को नहीं समझती हैं कि हमको एजुकेशन में आना चाहिए। जाती हैं, डांट फटकार सुनती हैं, इंस्टीट्यूशन में जाती हैं, हमेशा उन लोगों से बहस मुहावसा होता है, उन लोगों की आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। यानी कि हमारे समाज की महिलाएं जो हैं दबी कुचली हैं, दबी कुचली हैं। इसलिए तो स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का, कि वहाँ की बच्चियाँ पढ़ेंगी, अपने संविधान को जानेंगी, अपनी चीज़ को जानेंगी, अपनी बात की, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी। अगर कोई लड़की भी कोई किसी तरह का सवाल पूछती है वहाँ पर तो उसको डांट फटकार के बैठ दिया जाता है। वहीं से तो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ से अभी 40 साल से वो स्कूल यहाँ पर एमईसी का एस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ लड़कियाँ पढ़ पढ़ के निकल रही हैं। तो क्या उन लोग लड़कियों को तो दबी कुचली भी हैं। उन लोग तो शादी हो जाता, कम एज में शादी होकर घर चला गया, शौहर के अंदर रह गए। वो कहाँ, कुछ जो वर्चस्व वाले लोग हैं वो अपने पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अपने रिश्तेदार को, अपने नज़दीकी क्लोज रिश्तेदार लोग को पोस्ट पर बैठा देते हैं। उसके बाद वहाँ पर अपना धांधली और अपना सब चीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, एक ये बड़ा सवाल मैडम ने खड़ा कर दिया है कि महिला जो है, मुस्लिम समाज की जो महिला है उसको वोटर नहीं बनने दिया जा रहा है, उसको एमएससी में शामिल नहीं करने दिया जा रहा है, पदाधिकारी नहीं बनने दिया जा रहा है। हालांकि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, हर जगह महिलाओं को आरक्षण दे रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन एक अनोखा यूं कह सकते हैं कि एमएससी है जिसमें वोटर महिला को नहीं बनाया गया है। संविधान की बात होती है, आइन की बात होती है, लंबी चौड़ी बातें होती है, लंबी चौड़ी फेरिस्त है, लेकिन जो अधिकार है उसका अधिकार कहीं ना कहीं महिलाओं का अधिकार एमएससी में छीना जा रहा है। इसी के साथ हम जी मैडम, आपको अगर वोट का अधिकार नहीं मिला, क्यों
नहीं मिलेगा, अधिकार क्यों नहीं दिया अभी जाएगा? अभी देखिए, अभी पिटीशन डाली है एक लड़की फिरदौस, आज के ही पेपर में है, जी। वहां से कुछ फाइनल होने वाला, उसके बाद ये लोग अधिकार देंगे वोटर बनने का। अच्छा। क्योंकि इन लोग के ये 40 साल बाद याद आ रहा है कि अधिकार अब देना चाहिए। तो 40 साल बाद उन लोगों का कहना है कि मेरे पास किसी तरह का कोई पिटीशन आया ही नहीं, किसी तरह का किसी एप्लीकेशन आया ही नहीं अभी तक। ये आया होगा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पिटीशन जाएगा तो उस पर जरूर ये लोग फैसला करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया कि महिला वोटर को बनाना चाहिए तो बनाए। जो चीज छूट गया तो छूट गया, अब तो आना चाहिए, अब तो उसके लिए पहल होनी चाहिए, अब तो इलेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा करके महिला वोटर को बनाना चाहिए और बनाएंगे हम। 44,000 वोटर बताया जा रहा है, जो हाँ। एमएससी का जो इलेक्शन कमीशन है वो बता रहा है कि 44,000 वोटर है, लेकिन उस 44,000 वोटर में से एक भी वोटर महिला नहीं है। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो अब समय क्या, अभी तो इलेक्शन हुआ है, अब वोटर बनाने का मुहिम छेड़ दें, अब वोटर बनाने की संभावित प्रक्रिया तिथि स्टार्ट घोषित कर दी गई है 8 दिसंबर या 15 दिसंबर। जब इतना 5 साल में इलेक्शन होना तो 10 साल में अब हो रहा है इलेक्शन, तो इसका और डेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अमरीना स्वराज जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और इनकी मांग है कि थोड़ा डेट और बढ़ा दिया जाए, लेकिन महिलाओं को वोटर बनाया जाए और हमको भी वोट करने का अधिकार एमएससी में दिया जाए। एक बड़ा और गंभीर मसला है। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। साइंस की टीचर हैं, हम उनसे और भी बातचीत करते हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है एमएससी में, जो सचिव हैं, जीएस हैं, महासचिव हैं, अध्यक्ष है, उस बीच के बीच में कहीं ना कहीं कलह दिख रहा है और उस कलह के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे एमएससी पर। मैडम देखिए, आग लगेगी तो जद में सभी घर आएंगे, अकेले मेरा ही घर थोड़े ही है। तो ये आग लगने की प्रक्रिया जो है वो उर्दू गर्ल्स स्कूल से स्टार्ट हुई। अच्छा। देखिए, कोई भी महिला अगर कुछ काम करना चाहती है, कोई महिला अगर एक्टिव है, कोई महिला जो पढ़ाना चाहती है, तो उसके पीछे ये लोग पड़ जाते हैं। बात सही है, हमारे आइन में, हमारे बायलॉज में किसी भी जेंट्स टीचर की बहाली का प्रावधान नहीं है। आप जेंट्स टीचर को बहाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, जहाँ से हमने जाना, क्योंकि हम अंजलिना अली के साथ बहुत दिन तक काम किया, वो अक्सर बोलती थी कि 84 में 2 टीचर साइंस टीचर की बहाली हुई थी, जिसमें कि एक टीचर जो थी वो मांडवी झा, वो मैथ की थी, लेकिन उनकी जगह पर पहले से मती सर करके, मतीउर रहमान करके कोई टीचर आए थे मैथ के, जो बाद में वो मुस्लिम स्कूल से रिटायर हुए हैं। वो अभी जिंदा भी, उनसे भी पूछा जा सकता है। वो उर्दू गर्ल्स स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन हुआ, उस टाइम के जो भी गवर्निंग बॉडी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई जेंट्स यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए वो बीएड थे, ट्रेंड थे, लेकिन उनकी जगह पर अनट्रेंड टीचर उर्दू गर्ल्स स्कूल में मांडवी झा को लिया गया, उनको हटाया गया। क्यों? इस बिना पर कि वो बायलॉज में लिखा हुआ है कि जेंट्स टीचर का होना चाहिए। अगर कुछ महिलाएं, कुछ जेंट्स का अगर वहाँ बहाली हुआ है, 10+2 की तरफ तो हो ही रहा, वहाँ तो इतना ये लोग नहीं ऑब्जेक्शन करे, लेकिन जब 10th में जब हो गया तो क्या हुआ, कुछ टीचर ने एप्लीकेशन डाला कि जेंट्स टीचर को नहीं डालना, नहीं जेंट्स टीचर का आप कैसे आपने बहाल कर लिया। तो अपने जेंट्स टीचर का अगर बहाल किया, अगर 6 टीचर में से सबसे आगे का नाम शमा बेगम का था, तो अब उसको टारगेट कर दिए, चूँकि भाई बहन है, टारगेट कर दिए कि भाई ये, क्योंकि वो भी शायद उनका रिश्तेदार है, जिस लड़के की बहाली हुई है वो भी उनके भाई का साला है। तो ये तो परिवारवाद नहीं हुआ, तो परिवारवाद ना इसको कहेंगे, हैं? और क्या कहेंगे? एक शिक्षिका के कारण ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा समीकरण है वो बिगड़ गया। तो वो टीचर जो थी, तो फिर क्या हुआ कि बीएलओ का चिट्ठी आया। बीएलओ का चिट्ठी कहाँ है? बीएलओ का चिट्ठी तो प्रिंसिपल के नाम आता नहीं, बीएलओ की चिट्ठी डायरेक्ट जो कैंडिडेट रहता, जो टीचर रहता, उसके पास आता। हमको भी डायरेक्ट बीएलओ की चिट्ठी आई थी, हम लिख करके दे दिए कि हम 4 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, 5 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, जाके बोल भी दिए कोई बात नहीं, ठीक है मैडम, आप अपने दिन के बाद आइए, आपकी मर्जी है। ये तो मेरा अपना पर्सनल मैटर, मेरा और इलेक्शन ऑफिस के एसडीओ का मामला, डीएम का मामला, डायरेक्ट हम लोग वहाँ से जुड़े। स्कूल के मैनेजमेंट से, स्कूल के कमेटी से कोई लेना देना ना। इस बहाने में किसी को बर्खास्त कर देना सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो उसको चिट्ठी भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, एक तो लेटर पैड पर लिखा, लेटर पैड पर कहा कि इस पर साइन करो। वो लेटर पैड पर क्यों उसको ऑर्डर देंगे कि तुम बीएलओ का ज्वाइन करो या नहीं करो? तुम कौन होती हो उसको ज्वाइन करवाने वाली? उसकी अपनी मर्जी है, वो अपने तौर तरीके से अपना मैनेज करेगी कि हमको ड्यूटी करना है या नहीं करना, वहाँ जाना है या नहीं जाना। और उसने अच्छा काम भी किया। उसको 30 तारीख तक डेट था वहाँ बीएलओ में जा कर के ज्वाइन करने का। उसने ज्वाइन किया, उसके पहले ही शायद 2-4 दिन पहले ही उसको सस्पेंड कर दिया, जबकि उसने ज्वाइन कर लिया। उसकी मर्जी है, जब ज्वाइन करे वहाँ से अपना तालमेल बैठाए। हम आज एक काम नहीं कर, टारगेट है ना पूरा करना है, उसने
टारगेट से ज़्यादा ही काम करके दे दिया वहाँ पर थोड़े दिन में। हम 5 दिन में काम करें या 2 दिन में काम करें, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो आप इस मुद्दे से उसको आप किस बिना पर उसको आपने सस्पेंड करके एकदम ही, और उसको क्या हैम्पर नहीं हो रही है पढ़ाई? आज नहीं नज़र आ रहा है किसी को भी कि वो जितनी टैलेंटेड और मैथ्स की टीचर है, साइंस की टीचर है, फिजिक्स की टीचर है, 9th 10th का एग्ज़ाम आने वाला, उसको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा, उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है, उसको साइन करने नहीं दिया जा रहा, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। अगर कोई थोड़ा बहुत आवाज़ उठाती है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, जैसे मेरे टाइम में मेरे साथ हुआ। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया। कौन मैडम, कौन? हम जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे जो क्या नाम है, बेला और इब्रार हुसैन जो है और उनकी पूरी कमेटी के जो लोग हैं, वो लोग मिल करके हमको टारगेट कर लिए। क्या चीज़ को लेकर टारगेट किया मैडम? अब वो लोग जाने ना टारगेट कर दिए, झूठ मूठ का कोई भी मेरा आरोप साबित नहीं हुआ। हमको डराए धमकाए, लास्ट में हमको ये तक बोले कि घरेलू मैटर है मैडम, 6 महीने के बाद आपको हम दे देंगे ये, और इसके प्रूफ अगर आज झूठ बोलेंगे अल्लाह अल्लाह करते हैं। आप प्रधानाध्यापक क्या पद के लिए जो है तो बिल्कुल दावेदार थे, वो दावेदार थे। कॉन्टैक्ट टीचर थी और हम परमानेंट थे। वो मेरी स्टूडेंट रही, हम उसे 10 साल उससे सीनियर, हमने तो उसको पढ़ाया। फिर यहाँ पर उन्होंने इब्रार हुसैन ने अपने पद का अपनी बहन को क्यों बनाया, अपने पद का दुरुपयोग किया, और उनका साथ दिया, उनके आगे पीछे वाले 2-4। लेकिन इस बीच और सबसे बड़ी बात है, एक तो बात बोलने दीजिए हमको, बोलेंगे हम ये बात, ये बोलेंगे कि टीआर क्यों रही है। देखिए, मैनेजिंग कमेटी का जो गवर्निंग बॉडी होता है अपना हर स्कूल का, उसमें 6-7 लोग होते हैं। उसमें पहला नंबर सेक्रेटरी होते हैं, है ना, दूसरे नंबर पर टीआर होती हैं, प्रिंसिपल होती है, 3 आदमी होंगे, है ना, और सदर होंगे, अध्यक्ष होंगे, 4 आदमी में, बाकी 2-3 मेंबर रहते हैं। ये गवर्नमेंट हर मीटिंग में टीआर का होना जरूरी। टीआर अपने टीचर के बारे में, अपने टीचर की प्रॉब्लम हो या जो भी हो, अपने टीचर की बातों को वहाँ पर रखने के लिए नहीं। और टीचर के बिना आप कोई भी कदम उठाए हैं तो गलत है, चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे किसी भी तरह की बात हो। हम 1 मिनट आपको रोकेंगे यहाँ पे। प्रभारी प्रधानाध्यापिका पद को लेकर के जो विवाद था, उस विवाद में हमारे पास एक चिट्ठी है 2020 की, लेटर एक हम देखे हैं कि उसमें आपने लिखा है कि मैं स्वेच्छा से इस पद को नहीं लेना चाह रही हूँ, नहीं लूँगी इस पद को। क्या ये चिट्ठी सही है? बिल्कुल चिट्ठी सही है। और हमको अपने घर पे बुलाए, उसमें रोज़ और मतीन थे, हमको दबाव डाले, हमको सब दिखाए, देखिए आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती, अपने ये। हम उस वक्त, और उसके बाद जब हम नहीं मान रहे थे तो उन्होंने हवाला दिया कि मेरी बहन का घरेलू मामला है। उस वक्त उसका कुछ चल भी रहा था, उसके हस्बैंड से विवाद चल रहा था, मेरे कान में खबर गई भी थी, तो हम उस वक्त थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गए, थोड़ा सा हम 25/8/2020 की शायद वो चिट्ठी है हमारी जानकारी के अनुसार। आपने उसमें लिख करके दिया है। उन्होंने हमको उसके पहले एक चिट्ठी दिया है। तो दबाव जब डाला था तो जीएस को बताए थे आप, महासचिव को, कि हमारे ऊपर में दबाव डाला गया है? नहीं, हम नहीं बताया, हमने तुरंत, क्योंकि मेरा 1.5 साल बच्चा था। इन लोग ने बोला था कि तो आपको और भी सब चीज़ में फंसा देंगे। अब हम 1.5 साल, 1.25 साल बच्चा ही था रिटायरमेंट करने के लिए। हम छीछा लेदर नहीं होना देने चाहते थे, जैसे कि अभी छीछा लेदर हो रहा है। हम शांत हो गए। देखिए, बात फंसाने के एक शब्द आइए तो एक याद आ रहा है इसमें भी कि उस समय में भी जो बात निकल करके सामने आई कि 70,000 रुपये का कुछ गबन का मामला भी हुआ था आपके ऊपर में, कुछ ऐसा भी आरोप था क्या? नहीं, झूठ कौन बोला, लाए 70,000 का गमन, अपने लोग गमन कर रहे हैं। कमेटी वगैरह बनी थी उस समय में मैडम? नहीं तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करते, कभी कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। हम कभी फाइनेंस में रहे ही नहीं। वो 2-4 बच्ची का फीस लेते थे रजिस्टर पर और वो रसीद जमा करते थे। गबन का आरोप कब लगा हमको? कब? कौन बोला कि हम 70,000 का करें? लाए, दे प्रूफ। अच्छा, प्रूफ देना हमको। क्यों नहीं हमको उस टाइम दिया? क्यों नहीं मेरे ऊपर FIR किया उस टाइम में जब हम थे? FIR क्यों नहीं किया मेरे ऊपर? लेकिन ये चिट्ठी वाली बात सही है कि आपने? हाँ, हमको मेरे पास चिट्ठी, उसके पहले उसने एक उर्दू में चिट्ठी देखा, ये तो हम अभी दिखा देते। उसके बोला कि आप देखिए, हम उर्दू में पढ़ करके अगर आप रोकते हैं तो हम लाते हैं चिट्ठी, हम पढ़ के सुनाते हैं। हम बात करेंगे आपसे। और तो इस बीच आप चिट्ठी में लिखा है कि आप अब रिटायर करने वाली हैं, आपके पास ये गमन है, वो गमन है, वो गमन। हम और फिर लास्ट में अपनी बहन का हवाला दिया कि मेरी बहन का घरेलू मैटर है, ये वर्ड बोले थे। तो परिवारवाद, यानी कि कह सकते हैं कि इस पूरे MSc में परिवारवाद कूट करके भरा हुआ। बिल्कुल, ये उर्दू गर्ल्स स्कूल में खास के भाई बहन को होना ही चाहिए। तो भाई बहन की बात हो रही है, तो फारूक साहब की जो वाइफ थी तो वो भी वहाँ पे प्रिंसिपल थी मैडम। देखिए, फारूक साहब की वाइफ का जो है ना, उनके फैमिली का इतना बड़ा योगदान है ना कि भागलपुर का पूरी आवाम उस एहसान को पूरा नहीं कर सकती। उनकी माँ
अंजलिना अली झोपड़ी में बैठ करके टीचर का काम करी, घर घर से बच्चियों को लाई, घर घर से टीचरों को लाई, हाथ पैर जोड़ जोड़ के पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके माहौल में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, बुला बुला करके लाई। उस वक्त वो पढ़ाने का काम कर झोपड़ी में टपकता था, जैसा कि हम उनके मुंह से सुने। वो तो बेचारी अभी है नहीं हाथ में नहीं, लेकिन बहुत सारी बात वो बताती, वो हमको अक्सर बहुत सारी बातें स्कूल की बताती रहती थी कि देखो अमरीना, हम यहाँ पैसे बैठते थे, देखो यहाँ बैठते थे, हम अपने बच्चे को लेके आते थे तो बच्चे को छोड़ के लेके आते थे। उस समय डॉक्टर यूनुस साहब और एक थे मती इमाम साहब, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है उस स्कूल को। और साथ में चूंकि ये उनके जो अंजलिना अली के फादर थे उस्मान अली, वो भी शिक्षाविद थे, वो अपनी वाइफ को ठेल ठेल के, छोटा बच्चा था उनका, फिर भी ठेल ठेल के भेजते थे कि नहीं तुम जाओ पढ़ाओ। इस तरह से वो पढ़ाना शुरू करी, लोगों को जोड़ना शुरू करी, महिलाओं को जोड़ना शुरू करी, लड़कियां शिक्षित होने लगी, धीरे धीरे स्कूल रन करने लगा भाई। फिर हम आए, उसके पहले सबिहा बाजी आई, काफ़ी साल के बाद 84 में वो आई, उनका ज्वाइनिंग हुआ। तो उस समय कोई महिला पढ़ी लिखी थी कहाँ, उतनी साइंस की टीचर मिलती कहाँ थी, मैथ की टीचर मिलती कहाँ थी, बड़े मुश्किल से मिलती थी। इसलिए सबिहा बाजी ने देखा कि यहाँ पर है तो वो पढ़ी लिखी थी, तो अपनी बहू को चांस दे दिया। वहाँ पर तो वो सर्कमस्टेंसेस वैसा था, परिस्थिति वैसा था, जानबूझ करके वो अपनी वाइफ का या अपनी बहू का नहीं करी, क्योंकि कोई टीचर मिली नहीं थे। हम खुद अब जब हम गए थे अपना नौकरी के लिए, जब एडवर्टाइजमेंट निकला और जब निकला ये कि हमको लिया जाएगा, तो पहला एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ मेरा एक वाहिद एप्लीकेशन गिरा था। हम तमाम खोज रहे कि कोई कम से कम इंटरव्यू होता है तो 2 आदमी के बीच में होता, 2 आदमी के बीच में हुआ ही नहीं, कोई महिला ही नहीं मिली बीएड जो कि साइंस की टीचर हो। तब दोबारा मेरा वैकेंसी निकला, तो दोबारा वैकेंसी निकला तो उसमें प्रावधान है कि जब अगर दोबारा वैकेंसी निकलता है और उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं गिरता है तो आपको ले लिया जाएगा। अमरीना जी, ये तो बात हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा सा आपकी बातों को काटते हुए, एक चूंकि समय बहुत हो चुका है, कम है, 11 नवंबर को मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में जो बैठक बुलाई गई, जो सदन बुलाया गया और उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, जीएस को हटाया गया, अध्यक्ष को हटाया गया, नए महासचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा सा इस पर भी विस्तार से बताइए। देखिए, वहाँ नई कमेटी इस्टेब्लिश्ड हुई या पुरानी कमेटी है, इसके बारे में क्या लीगल एडवाइज़र ही लीगल एडवाइस कर सकते हैं। हमको इसके बारे में उतना नॉलेज है नहीं कि क्या प्रावधान है संविधान में हमारे, क्या है क्या नहीं है। सुनते इधर उधर से सुने हैं कि वो कमेटी तो डिज़ोल्व हो चुकी थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था, इस्लाम सर ही उसके सर्वे सर्वा थे, वही डिसीजन ले सकते थे, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक सारा काम लेकिन हमको इसके बारे में उतना नॉलेज है नहीं, उसके बारे में नहीं। ये सही है कि गलत है, हम इसको नहीं कह सकते हैं। अच्छा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये घमासान, ये विरोध है, ये गलत है हमारे समाज के लिए, भागलपुर शहर वासियों के लिए ये बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है। चाहे वो पहले कमेटी रहे, चाहे दूसरी कमेटी रहे, चाहे नई कमेटी, हमको इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। एक सिर्फ 2 पद को लेकर के मैडम, सिर्फ 2 पद को लेकर के, महासचिव और अध्यक्ष का जो पद है, इस 2 पद को लेकर के इस तरह का घमासान छिड़ा हुआ है। रोज मीडिया की सुर्खियों में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी है। ठीक है, हम एक बात बोलते हैं, घमासान है ना, जब शमा बानो सस्पेंड हो गई, शमा बानो के सस्पेंशन को रद्द किए फारूक साहब, तो उस वक्त तो नई कमेटी थी, तो आपने क्यों नहीं फारूक साहब की बात माने? फिर वो डीओ के यहाँ गई, डीओ की बात आप क्यों नहीं माने? दोनों पदाधिकारी को आपने नज़रअंदाज क्यों कर? अभी तो पुरानी कमेटी है, नई कमेटी तो अब बनी है। उसके बाद जब वो उन लोगों ने नहीं माना तो वो बोले कि हम ठीक है, हम चैलेंज किए कि हम नई कमेटी गठन कर लेंगे, मुँह पर बोले हैं सब टीचर के। अब मुकर जाए तो अलग सी बात है, तो उसके पहले क्यों नई कमेटी का गठन किया? जब ये मुद्दा उठा तब नई कमेटी क्यों आप एस्टैब्लिश किया? हाँ, क्यों किया नई कमेटी का गठन? और एक बात अभी मेरे जहन में आ रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही किए थे कि फारूक साहब ने लिख करके दिया था कि हाँ इनको इमीडिएट प्रिंसिपल का पोस्ट किया जाए। उन लोगों ने नहीं माना। हम गए वहाँ डीओ के यहाँ गए, डीओ के यहाँ से भी चिट्ठी आ गई, उस चिट्ठी को भी इन लोगों ने दबा लिया और हमको नहीं दिया कि हाँ, और नहीं हमको चार्ज दिया, नहीं कुछ दिया। क्या है ये सब? क्या है ये सब तमाशा? ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? स्कूल में महिला को इतना दबाते हैं, महिला के ऊपर इतना जुल्म करते, शर्म नहीं आती कहीं से? अपने
अपने घर की अपनी बहन को बचाने के लिए इतना था, क्यों आखिर क्यों क्या लस था कि आप अपनी बहन को प्रिंसिपल बनाना चाह रहे थे? ये भी सवाल उठता है ना। आपने अंदर से कोई घोटाला किया होगा जिसको कि उजागर नहीं हो, हम अमरीना सिराज जाने नहीं, इसलिए आपने चुपके से अपनी बहन को लॉकडाउन में चार्ज दिलवा देते हैं। और उसके बाद जब हम इतना, मेरे पास एक तो चिट्ठी है, बहुत सारी चिट्ठी है, लेन देन बहुत दिन महीनों चला, 1.5 साल तक हमको इसी तरह से दौड़ाते रहे। लास्ट में हम थक हार करके हम लोग छोड़ दे, इन लोग के आगे हम नहीं जीत सकते जितने कि ये लोग माफिया के तौर पर हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और ये कमेटी जो सही है कि गलत, हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे, पर लेकिन बोलेंगे, ये बात बोलेंगे जरूर कि ये कमेटी का गठन शमा बानो के केस के बाद क्यों हुआ। ये सवाल हमको सभी से है, पूरे समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों से। देखिए, एक सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया है जो काफ़ी गंभीर सवाल है कि आखिर उसके सस्पेंशन के बाद ये कमेटी क्यों बनी, और काफ़ी आक्रोश में है। टीचर है, साइंस की शिक्षिका हैं, और लंबा समय दिया है, 2023 में शायद आपकी रिटायरमेंट हुई है, और जो कमेटी सही बनी है या गलत बनी है इस पर उसको कुछ नहीं कहना है। लेकिन फिर एक बार हम एक से यही आपसे चाहेंगे कि क्या महासचिव को और जो अध्यक्ष के पद पर दावा करें, क्या उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए एक आम नागरिक होने के नाते? क्या आपका अनुभव कैसा है? नहीं, देखिए, वो पद छोड़े या ना छोड़े इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। अब तो इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, इलेक्शन होगा, वो लोग आएंगे चुन करके, उनका स्वागत है, उनका खुशामदीद है, हम लोग भी खुश होंगे कि चलो कुछ तो नया होगा, नए लोग आएंगे, यंग लोग आए। और उसमें जो तो मजहर शकील वो हिल रहे हैं, वो तो बोल भी नहीं सक रहे, पूरा उन लोग को नहीं आना चाहिए। हाँ, वारिस हैं, उनको आना चाहिए, वैसे यंगस्टर को आना चाहिए, ताकि कुछ सुधार हो, कुछ बदलाव हम उनसे अपेक्षा करते हैं। हाँ, सदन ने उनको ठीक चुना, उनके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सके। हारिस फरीद खान नंबर 1 आदमी है, लेकिन बाकी जो ये जो उनके साथ जो है वो लोग सारे गलत हैं। सारे को तो नहीं गलत कहेंगे, लेकिन एक आदमी को हम गलत कहेंगे, बेला को कहेंगे, खुल के बोलेंगे। अरे इब्रार हसन को हम खुल के कहेंगे, और उनका साथ हारिस फरीद खान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत जानेंगे। वो क्या 70,000 का मेरे पर गबन का करे, दिखाए ना ला करके, हम हैं तैयार। देखिए, एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अच्छा, एक बात और हम बोलेंगे, जब हमको 70,000 का गबन का बुला रहे हैं, तो गबन तो उसने भी किया। 2013 में उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल ज्वाइन किया, फिर उसने इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स इंटर लेवल हाई स्कूल में थी, उसने क्यों पेमेंट वहाँ से भी उठाया, अनुदान 16 में, 13 में उसने उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल को ज्वाइन किया, फिर वो अनुदान क्यों उठाया? फिर वो जब उसकी बेला की जो पहली वाइफ का इंतकाल हुआ तो 40 दिन तक स्कूल नहीं था, घर में रजिस्टर क्यों गया? और अभी भी बार बार रजिस्टर घर जाता, क्यों जाता रजिस्टर? तुम क्यों मनमानी करोगी? तुम अपने भाई के पद का दुरुपयोग करोगी, और सब टीचर पर तुम धमकी दे करके सबकी आवाज़ को रोकोगी? कब तक रोकोगी? तो देखिए, एक बड़ा और गंभीर सवाल उठ रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल पर। जो वर्तमान प्रिंसिपल हैं उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल पर, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, और अमरीना सिराज ने कई गंभीर मामलों को उठा दिया है। अब पूरे एमएससी को इस और देखना होगा, इस पूरे एमएससी को कि क्या क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सत्यता है, वो तो जांच का विषय है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल जनता की अदालत में हम आपसे बात कर रहे हैं, एक सवाल और हम आपसे करेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है पिछले 1 महीने से करीब, इस तरह की दो गुट में ये कह सकते हैं हम कि 2 गुट में ये एमएससी बढ़ चुका है। उस 2 गुट को आपका लंबा अनुभव रहा है, आप एक शिक्षिका रही हैं, शिक्षित हैं, क्या कहिएगा इससे पूरे मामले पर? देखिए, 2 गुट नहीं बनना चाहिए था। कोई भी विवाद पैदा हुआ, उर्दू गर्ल्स स्कूल से ही विवाद पैदा हुआ, उस शिक्षिका से विवाद पैदा हुआ, शमा बानो से विवाद पैदा हुआ, तो आप उसको बुला करके मिल बैठ करके इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करते, उसकी भी बात को सुनते। आपने क्यों नहीं, जब फारूक अली ने जब कहा कि आप रद्द किया, तो फारूक अली की बात आपने क्यों नहीं माना? आपने डीओ की बात क्यों नहीं माना, क्यों बरकरार रखा? और क्यों आपने फिर सबको लामबंद करके गुट बना दिया कि अब हम फारूक अली को हटा देंगे? ये तो गलत नियत ना हुआ। अब सही नियत से आइए ना। आपके मन में नियत गलत था, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसा वैसा काम किया होगा, फारूक से अब क्या कहा जाता है कि अब पकड़ाने का डर होगा, कुछ किया होगा, तभी तो एकदम नहीं, अब सब लोग एक जगह लामबंद हो गए। ऐसा क्या वजह है?
पहली बात। दूसरी बात, फारूक अली के साथ भी मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा। हमने बहुत सारा साइंस फॉर सोसाइटी का काम किया, साइंस का काम किया। वो मेरे लिए इंस्पायर्ड हम उन्हीं से होते थे। वो हम लोग को मोटिवेट करते थे। स्कूल से पैसा खर्च नहीं करके वो अपने पॉकेट से पैसा खर्च के साइंस प्रोजेक्ट बनवा के हमको पटना भेजे। हम 10 दिन पटना बिहार दिवस में 2 बार गए हैं। हम कलकत्ता लेके अपना प्रोजेक्ट गए, वहाँ से भी जीत करके आइए। हम साइंस ड्रामा में जीते हैं, ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर जीते हैं। हम अपनी बच्चियों को लेकर कश्मीर तक गए हैं। हम अपनी बच्चियों को लेकर के छपरा गए हैं। हम अपनी बच्चियों को लेकर के बेगूसराय गए। सारा का सर्टिफिकेट मेरे पास, कहिए तो अभी ला के हम आपके सामने सारा। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, हम न्यूपा का ट्रेनिंग 10-15 दिन किए हैं, हेडमिस्ट्रेस वाला। उन लोगों ने कमेटी के एक आदमी एक दिन भी मेरा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देखा, ना मेरे काम को सराहा। हमेशा एकदम इन लोग का मोटो, इन लोग की नीयत शुरू से खराब रही कि अमरीना सिराज को किसी भी हालत में प्रिंसिपल बनने नहीं देंगे। हो सकता है इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया हो जो हम जान जाएंगे। इसको बचाने के लिए ये देखिए कारनामों की परत दर परत खुल रही है। जो कारनामा है पूरे एमएससी में, उसकी परत दर परत अब खुल रही है। और अमरीना सिराज जी काफ़ी गुस्से में है, आक्रोश में है। लेकिन इसी गुस्से और आक्रोश के बीच उनका साफ तौर पर कहना है कि इस विवाद को टेबल टॉक से समझाया जा सकता था। हालांकि अब चुनाव की संभावित तिथि की भी घोषणा हो चुकी है। 8 दिसंबर या 15 दिसंबर को एमएससी का जो चुनाव आयोग है, उन्होंने संभावित तिथि की घोषणा की है और कहा है कि इस तिथि पर चुनाव कराया जाएगा। जी, क्या अपील होगी? बिल्कुल मैडम, संक्षेप में एक बार कर दीजिए। क्या चीज़ का अपील? कोई अपील आप करना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? हाँ, अपील यही करना चाहेंगे कि महिला वोटर बनाने का टाइम दिया जाए और इलेक्शन को बढ़ाया जाए और महिला वोटर को बनने का चांस दिया जाए। और उर्दू गर्ल्स स्कूल में खास के, क्योंकि महिलाएं हैं किशोरी अवस्था में, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। अभी नहीं घटी तो क्या कभी भी घट सकती है, आए दिन घट सकती है। तो क्या घटना घट जाएगी तभी कोई स्टेप लिया जाएगा? उसके पहले क्यों नहीं उर्दू गर्ल्स स्कूल में महिलाओं का कमेटी बने, महिलाएं रहें उसमें, महिलाओं का टोटल महिलाएं रहें। और उर्दू गर्ल्स स्कूल में जितने भी जेंट्स से ज़्यादा, अब जो बहाली हो गया होगा उस पर तो हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन अब बहाली नहीं किया जाए। अभी हाल फिलहाल सुने कंप्यूटर में बहाली हो गया। क्या उर्दू का मुस्लिम लड़कियां कंप्यूटर ट्रेंड नहीं है? नहीं खोज के लाया जा सकता? आपने जेंट्स को क्यों कंप्यूटर में डाला? आपने क्यों साइंस टीचर में या कोई भी मैथ्स टीचर में, क्या टीचर में आपने जेंट्स टीचर को क्या? इतनी सारी लड़कियां हमारे कौम की पढ़ करके आगे बढ़ रही है, नौकरी के लिए तरस रही है। क्या उनको चांस नहीं मिलना चाहिए उर्दू गर्ल्स स्कूल में नौकरी के लिए? क्या कलर ग्रेड में जो इतने प्राइवेट टीचर, सब प्राइवेट क्लर्क लोग भरे हुए हैं, उन लोग की जगह पर जो भी होगा 2000-4000 लड़की मिलता है, उन लोग एक्सपीरियंस होती है, उन लोगों को तजुर्बा, क्या उन लोगों को वहाँ पर जगह नहीं दिया जा सकता था लड़कियों को कि वो लोग भी अपने आ करके अपने पैर पे? तब तो इससे हमारा मुआशरा तरक्की करता, हमारे लोग में अवेयरनेस आता, पढ़ाई खुश होती है ना। जब पैसा आता, कोई काम करता है तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश, आगे बढ़ उनको देख करके दूसरे लोगों की भी इच्छा होती है। तो ये सारी चीज़ को बंद करने का साजिश रचा गया और ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। उर्दू गर्ल्स स्कूल में कम से कम वहाँ पर आरक्षण होना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का ये हो, नौकरी मिले, रिक्वायरमेंट महिलाओं का हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कलर ग्रेड हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ हो, एकदम सारे। क्योंकि मेरी भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए, मेरी भी तो पहचान होनी चाहिए समाज में। मेरी पहचान को क्यों ये लोग सब लोग दबा रहे हैं? हमको नहीं कहे, हमको नहीं। अच्छा, इसका तो और भी एक ठो आरोप है, हमको सुनने में आया कि इसने मैटरनिटी लीव लिया ही नहीं। मैटरनिटी लीव का पूरा छुट्टी का पैसा उसको हर महीने उसको मिला। मैटरनिटी लीव का जिक्र उसके ये जो होता है सर्विस बुक में है ही नहीं है। और दूसरे टीचर को एरियल पैसा, जो प्रावधान है उसको लिख करके वहाँ डीपीओ को देना पड़ता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में 6 महीना छुट्टी लेंगे। 6 महीना छुट्टी कहाँ ली? क्यों नहीं ली 6 महीना छुट्टी? क्यों उसने इस चीज़ का पैसा हर महीने उठाया? और घर में भी रही 2 महीना, तो जब मन हुआ स्कूल है, जब मन रहा घर रही। हम नहीं देखा, हम तो उस पीरियड में थे। हम तो देखा कि जब मन हो रहा है स्कूल आ रही, न क्लास लेती है वो अपना। और भी सेक्रेटरी से अपनी बहन के लिए एकदम एसीए कमरा लगा दिए, लड़की के बच्चियों के बैठने के लिए झोल लटका है कि निजी पैसे से बनाया गया है वो चीज। क्यों बनाया निजी पैसे से? क्या जरूरत है आपको निजी पैसे? बहुत पैसे वाले हो गए हैं, कहाँ से पैसा लाया? निजी पैसा और किसी को नहीं निजी पैसा है। निजी पैसा से आप अपने लिए अपना एसी लगा दिया। सब कमरे में एसी लगाइए, बच्चियां लोग गर्मी में बैठेंगे और आप एसी में बैठिएगा, गर्मी में बैठिएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चे में क्या किया, झोल लटका रहता। आप जाइए ना, देखिए ना कितनी गंदगी स्कूल में अगल बगल फैली हुई है। अभी हम बोल रहे हैं तो शायद साफ सफाई हो जाए। नहीं, अच्छा, सबसे बड़ी बात, हम कितनी बार ये मुद्दा उठाए। हम पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर, इतनी बड़ी ब्लैक बोर्ड, जाके ब्लैक बोर्ड की हालत देखिए स्कूल में। एक भी ब्लैक बोर्ड पर एक चौक दिखाता है, एक वर्ड भी
देख स्कूल बेंच है डेस्क है सही से बैठने का। अब देखिए, ये अमरीना सिराज जी ने एक बात और उठा दिया है, एक गंभीर मसला, एक बड़ा सवाल ये उठा दिया है कि जो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल है आसानंदपुर में, वहाँ सिर्फ जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ शिक्षक जो है टीचर वो सिर्फ फीमेल हो, जो भी स्टाफ है वो फीमेल हो। कंप्यूटर में अगर शिक्षक की बहाली हो रही है, टीचर की बहाली हो रही है, तो उसे फीमेल रखा जाए, यानी कि एक सेपरेट छोड़ दिया जाए और एक नज़ीर बना दिया जाए उस स्कूल को कि जहां की पूरी बागडोर, पूरा संचालन सिर्फ महिलाओं के हाथ में हो। यह देखने वाली बात होगी कि इनकी बातों पर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी कितना अमल करती है। लेकिन अब हम जनता की अदालत में इस मुहिम को और आगे बढ़ाते चलेंगे और हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि जो एमएससी में जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में अब संशोधन की भी बात हो रही है। और अमरीना सिराज जी जो साइंस की विज्ञान की शिक्षिका है, उन्होंने कहा है कि इतने दिनों तक जब चुनाव रुक गया है तो कुछ दिन और रोका जाए और महिला वोटर को बना करके, महिलाओं की भागीदारी कर करके उस चुनाव को कराया जाए। हम आपको बता दें कि 44,000 वोटर है और 38 सीट के लिए यह चुनाव होना है, लेकिन महिलाओं को इस एमएससी में, जो एमएससी का आइन है, उसमें वोट का अधिकार नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि न्यूज अंग बिहार के द्वारा उठाए गए इस मुहिम को, इस मुद्दे को एमएससी किस नज़रिए से देखता है और इसमें क्या संशोधन हो पाता है या नहीं हो पाता है, या करीब जो 10 वर्षों के बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है या नहीं। आप एमएससी से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और न्यूज अंग बिहार का खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी देखना ना भूलें। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।